खैर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बॉटनी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी तक हमने बॉटनी के 10 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर कवर कर लिए। अब हम जूलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करें। टोटल चैप्टर्स 8 हैं, ठीक है। 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। पहले लेक्चर में हम डील करें एजिंग को, ठीक है। एजिंग अगर आप देखें तो एजिंग सिंपल आपके पास क्या हो सकती है, एजिंग सिंपल आपके पास क्या हो सकती है, एजिंग का मतलब है कि आपकी जो सेल्स हैं वो बूढ़े होने लगे हैं। बूढ़े होने का मतलब क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो गया है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग गया है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके सेल का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है, आपके सेल का स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो डेफिनेशन को भी देख लीजिए। डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, द प्रोसेस ऑफ डेटोरिएशन। इस डेटोरिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, खत्म होना ऑफ सेल्स आफ्टर लिमिटेड टाइम। वो कह रहा है एक टाइम के बाद जो है वो सेल्स खत्म होने लग जाते हैं, इसे हम कहते हैं एजिंग, ठीक है। द स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। तो एक खास टाइम के बाद सेल्स की एज हो जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग। और एजिंग की स्टडी आपके पास क्या कहलाती है, जेरोंटोलॉजी। अब बाकी का आपने बताना है साइन एंड सिम्टम्स। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट नहीं, छोटा सा एक क्वेश्चन है। साइन और सिम्टम्स में क्या फर्क होता है ये आपने मुझे बताना है अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास हो सकता है मैं कर लूँ जूलॉजी की, तो इस अगली क्लास से पहले आपने मुझे क्लेरिफाई करना है कि साइन और सिम्टम्स में क्या फर्क है, ठीक है। सर हमें बिल्कुल नहीं आ रही अब आवाज़। बेटा देखो, आ रही है नहीं आ रही, किसी को अभी आ रही है किसी को भी नहीं आ रही, तो ये मेरे ख्याल से नेट का इशू हो रहा है। फिलहाल लेक्चर ले लो, जो इशू हो तो फिर आप रिकॉर्डिंग पे चले जाना, क्योंकि अगर अब वेट करूंगा तो फिर लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। ऑलरेडी 8 बजे शुरू करने के बजाय हम 8:15 पे शुरू करें ना लेक्चर, ठीक है। तो एक असाइनमेंट छोटा सा आपने करना है कि आपने मुझे बताना है कि साइन और सिम्टम्स में क्या फ़र्क है। आप पहले पढ़ चुके हैं साइन और सिम्टम्स, आपने पहले भी मुझे बता चुके हैं। सर हमें वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, ये सर आप रिकनेक्ट कर लो, शायद ठीक हो जाएगा। अच्छा, साइन और सिम्टम्स में आपने मुझे फ़र्क बताना है कि साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। खैर, अब मुझे बताइए कि एजिंग के साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि बॉडी की एज हो रही है, कोई भी बता दे। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल, तो तीनों पार्टिसिपेंट्स 2-2 पॉइंट्स बता दें तो टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। जी क्लास, साइन और सिम्टम्स मैंने पीपीटी में इंक्लूड ही नहीं किया है, आपने ही मुझे बताना है। रिंकलिंग ऑफ स्किन, शाबाश, बिल्कुल, स्किन पे रिंकल पड़ने लग जाते हैं, शाबाश, ठीक है। और बताओ वानिया। रिंकल्स अपीयर ऑन स्किन, एक तो हम ये लिख देते हैं, मैंने पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया, मैं आपके साथ ही लिख रहा हूँ। सो रिंकल्स अपीयर ऑन स्किन, ठीक है, शाबाश। और क्या होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो वही हमारे साइन और सिम्टम्स हैं। पोर्स, बोन्स ड्यू टू डिफिशियंसी, ठीक है। बोन्स जो है वो पोरस हो जाती है, स्पेलिंग गलत लिखी है, PORES होता है, तो बोन्स पोरस हो जाते हैं, मीन्स कि बोन्स जो है वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, शाबाश। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपकी बोन्स जो है वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताइए, और मेरे ख्याल से बाकी तो कोई एक्टिव नहीं है, तो वानी आप ही बताते रहिए सारे, जल्दी जल्दी बता दो। और क्या होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो देखो जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, अभी हम पहले पे हैं। जी, स्लाइट साइट लॉस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई साइड वीक हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई साइड वीक हो जाती है, शाबाश। और ठीक है, आई साइड वीक हो जाती है, और बताइए। और क्या होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। 6 पॉइंट्स पूरे कर दीजिए बस, कोई सी भी फिलहाल। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है बेटा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है जब भी तो आई साइड वीक हो रही है, ठीक है। और बताइए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि हाँ अब किसी की उम्र हो रही है। जी, जल्दी जल्दी बताइए कि ऐसे कौन सी साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं किसी भी बूढ़े पेशेंट के अंदर। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या नजर आता है, क्या क्या चेंजेस नजर आती हैं, जल्दी से बता दीजिए।
रिंकल्स पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, मतलब आई साइड वीक हो जाती है। और बेटा आपने नोट किया ना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि मेमोरी लॉस होती है, ठीक है। और सबसे कॉमन चीज़ तो आप बता ही नहीं रहे, मेमोरी लॉस होती है, प्लस आपके बाल क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट लिख रहा हूँ मैं, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। हाँ नहीं, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम बीमार जल्दी हो रहे हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो हमें जल्दी ससेप्टेबल बना देता है। जैसे अगर कोरोना को देखें तो कोरोना वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी एल्डर पेशेंट हैं वो अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है। बात समझ आ गई। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो अच्छे लगे आप वो पॉइंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको बार बार कहूंगा, आप याद नहीं कीजिएगा, ये आपने अपने पास से लिखने हैं। रिंकल्स पड़ेंगे, बोन्स खोखली होना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिडक्शन इन इम्यूनिटी, आई साइड वीक हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं। सिंपल, मेरे ख्याल से तो ये आपको याद भी रहना चाहिए, बाकी पता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज के ऊपर। कॉजेज हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास होती है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज को चेक करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक को हम कहते हैं हेफलिक और एक को हम कहते हैं पॉल मूर हेड। ये नाम आपको याद नहीं रखने साइंटिस्ट के, आप इसे भूल जाइएगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एम्ब्रियोनिक सेल्स के ऊपर। एम्ब्रियोनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जब जो बेबी होता है वो मदर के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। एक ऐसी कंडीशन जब वो बेबी मदर की बॉडी के अंदर ही होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। और जब हम उसके सेल्स लेते हैं तो वो सेल्स कहलाते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स। हमने क्या किया, एम्ब्रियोनिक सेल्स लिए, हमने एम्ब्रियोनिक सेल्स को डिवाइड करवाया, डिवाइड हुए, फिर हुए, फिर हुए, फिर हुए, फिर हुए। हमने देखा कि होते रहे होते रहे होते रहे, लेकिन जब वो अप्रोक्सीमेटली 50 दफा डिवाइड हो गए, अब हमने देखा कि वो डिवाइड नहीं हो रहे या बहुत स्लो डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ये समझ गए कि किसी भी सेल का एक पोटेंशियल होता है डिवाइड होने का। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, एबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, एक सर्टेन पोटेंशियल तक वो काम करते हैं सेल डिवीजन का। उसके बाद वो सेल जो है वो पुराना हो जाता है और सेल जो है वो डिवाइड होना छोड़ देता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब आप जिंदगी गुजारना स्टार्ट करेंगे तो आपके सेल डिवाइड होते हैं, जाहिर है आपकी बॉडी में इंजरी होती है, सेल डिवाइड होते हैं, फिर होते हैं, फिर होते हैं। इस तरह से जब आप बूढ़े होते रहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50-45 दफा सेल डिवाइड हो चुका होता है आपका। और जब इतनी दफा सेल डिवाइड हो चुका होता है तो अब उस सेल के अंदर एनर्जी नहीं बची या वो दोबारा डिवाइड हो, ठीक है, इसलिए वो सेल खत्म होना शुरू हो जाता है। सो आफ्टर सेल डिवीजन बिकम डिफेक्टेड, देन पेशेंट डाई। जब सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो पेशेंट डाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये जेनेटिक कॉज है। इसका मतलब उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो 50 दफा डिवाइड होता है, 50 दफा के बाद वो डिवाइड नहीं होता। अभी 50 का मतलब ये नहीं है कि हर सेल ही 50 दफा डिवाइड हो, ऐसा नहीं है। कोई सेल 40 टाइम्स डिवाइड होता है, कोई सेल 50 टाइम्स डिवाइड होता है, कोई सेल 60, कोई 65, कोई 45। हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली है जो कि 50 आई है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ब्रेन के सेल्स डिवाइड ही नहीं होते। एक सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं होते, स्किन के सेल डिवाइड हो जाते हैं। सो किसी के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी बहुत कम होती है। सो हमने एक जर्नल एवरेज निकाल लिया जो कि 50 आया है। इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि वी ऑल आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू एज। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्ड हुए हुए हैं कि हमारी एक टाइम के बाद खुद ही एज हो जानी है। वो एक ही बात को आपसे घुमा घुमा के बार बार कह रहे हैं। अब आ जाइए जेनेटिक म्यूटेशन के ऊपर। जेनेटिक म्यूटेशन आपसे क्या कह रही है, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, ठीक है। अब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सेल को 50 दफा डिवाइड नहीं भी करो, देखो पहले उन्होंने क्या कहा कि सेल की एक एबिलिटी है कि सेल को आप सिर्फ 50 दफा डिवाइड कर सकते हो, और 50 दफा के बाद जब आप उसे डिवाइड करोगे तो सेल डिवाइड नहीं होगा। पहले पॉइंट में उन्होंने ये बोला। उन्होंने बोला कि सेल डिवाइड होता है, 50 दफा होता है, लेकिन एक खास टाइम तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आप खरीद के लाए मार्केट से, उन्होंने कहा कि आप इसे 2 सालों में इस्तेमाल कर सकते हैं 7 से 8 दफा। लेकिन अगर वो 2 साल गुजर गए, अब आप उसे इस्तेमाल करें तो आप 7 से 8 दफा भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टाइम खत्म कर दिया है। तो वो यही कह रहा है कि अगर टाइम बहुत ज्यादा पास हो गया तो डीएनए अपनी कैपेबिलिटी को ही लॉस कर देता है कि वो डिवाइड हो, क्योंकि आपको पता है डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होंगे तो ही सेल डिवाइड होगा।
सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, अब कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, ज्यादातर जो स्मोकिंग करते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स आते हैं, या पॉल्यूशन से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ मीथेन की, मैं यहाँ पे लिख के पढ़ाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ मीथेन, ठीक है, इन केस अगर हम मीथेन की बात करें तो बेटा मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स कौन कंज्यूम करा हुआ है, हाइड्रोजन कंज्यूम करा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री हो गया। वो इलेक्ट्रॉन को मैं शो कर रहा हूँ डॉट से, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। अब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा रेडिकल, एक ऐसा आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो जब भी हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, और फ्री रेडिकल बनते दो एंजाइम्स की वजह से हैं जब हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं, एक सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस या फिर कैटालेस। पहले आपने देखा था कि अगर हम लोगों की एज देखें तो लोगों की एज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर हम जो सब्जियां खाते हैं उसमें केमिकल लगा हुआ है, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो सारी बात है, केमिकल्स भी आप साथ खा रहे हो वेजिटेबल्स के। तो और चिकन को देख लो, दूसरी चीजें देख लो, इसका मतलब ना आपकी डाइट अच्छी है, ना आपका एनवायरनमेंट अच्छा है। तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो क्या होगा, आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा, और जब आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी सेल डिवाइड नहीं कर सकेगी, तो अल्टीमेटली आपके सेल की एज होनी शुरू हो जाएगी। अब डीएनए डैमेज होने के लिए दो एंजाइम मेनली होते हैं, एक को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज और एक को हम कहते हैं कैटालेस। ये सिर्फ नाम है, आप चाहें तो इसे याद कर लीजिएगा, वरना नाम आप नहीं भी लिखेंगे तो आप लिख देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स that is produced by certain type of enzymes cause DNA damage that leads to aging। ऐसे भी लिख देंगे तो that is fine। अगर एंजाइम के नाम मेंशन करने चाह रहे हैं तो कर दीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रीजनरेशन के ऊपर। रीजनरेशन का मतलब क्या है, देखें, रीजनरेशन का मतलब है, री का मतलब होता है कोई चीज दोबारा से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बॉडी है, वो बॉडी कहीं से रप्चर हो चुकी है, एक दफा वो बॉडी बन चुकी है, अब वो बॉडी कहीं से रप्चर हो गई, अब वहां पे सेल्स दोबारा बन रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका वर्ड यूज करेंगे, रीजनरेशन का। देखिए, जनरेशन का मतलब है वो काम पहली दफा हो रहा है, रीजनरेशन का मतलब है वो काम एक से ज्यादा दफा हो रहा है, मीन्स के पहली दफा हो चुका था, अब वो दोबारा हो रहा है। तो एक चीज पहले बन चुकी थी, अब वही दोबारा बन रही है। हो सकता है इंजरी हो गई हो, या हो सकता है कोई और रीजन हो। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। रीजनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अगर बॉडी कोई सा लॉस्ट पार्ट को खो देती है तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, रीजनरेशन का। अगर वो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से बना रही है तो ये रीजनरेशन कहलाएगी। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर लेते हैं, बट देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रीजनरेशन बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर रीजनरेशन बहुत कम होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बढ़ाया। वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया है और आप उसे दोबारा बना रहे हैं, मीन्स आप उसे रिपेयर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसी में 50% होती है, किसी में 100% होती है, किसी में होती नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अभी हम कुछ ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। ह्यूमन में मेरे ख्याल से 10% होती होगी रीजनरेशन। और फिर टैक्स आया है, सर ह्यूमन लीवर को रीजनरेट कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल रीजनरेट कर सकते हैं, अभी हम इसी पे आ रहे थे। ह्यूमन लीवर को हम बिल्कुल रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। असल में अभी आगे जाके आप एक और चीज पढ़ेंगे, सेल साइकिल। सेल साइकिल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेल्स कौन से फेज में जाते हैं तो फिर वो रीजनरेट हो सकते हैं, और सेल कौन से फेज में नहीं जाते तो वो रीजनरेट नहीं होते। एक G0 और G1 फेज होता है। अगर सेल G1 में चला जाता है तो सेल रीजनरेट हो जाता है, अगर सेल G0 में चला जाता है तो सेल रीजनरेट नहीं होता। वो मैं आपसे चैप्टर 7 में डिस्कस करूंगा डिटेल में। फिलहाल अभी यहाँ पे आपकी बेस बन रही है रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन इन ह्यूमंस मैंने पीपीटीज में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे जी। और आप जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी ये टॉपिक एंड होगा, टाइम भी कम रहेगा। बेटा जल्दी जल्दी बता दो, बता दीजिए ह्यूमंस के अंदर रीजनरेशन
कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है? मुझे कोई भी 4 प्लेसेस बता दीजिए कि ह्यूमन के अंदर किन किन चीजों के अंदर रीजनरेशन होती है। टाइम बहुत ही शॉर्ट है, जल्दी से बता दीजिए। ह्यूमन की बॉडी में रीजनरेशन किन किन पोर्शन पे होती है, किन किन जगहों पे होती है? सर स्किन रीजनरेट होती है, बिल्कुल ठीक है, स्किन रीजनरेट हो जाती है। शाबाश। आपकी स्किन कहीं से रप्चर हो जाती है, वो दोबारा आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा पार्ट लॉस्ट हो गया है तो फिर नहीं आता वो। नेल, बिल्कुल ठीक है, नेल दोबारा आ जाते हैं। शाबाश। और हेयर, शाबाश बेटा, हेयर में ऐसे नहीं लगाते। और बताइए, एक और बता दीजिए, बस फिर हम खत्म कर देंगे। वो वानिया बता ही चुकी है, एक दफा रिपीट कर दीजिए वानिया। लेवर, ठीक है। आप देखा ना, लिवर ट्रांसप्लांट होता है। लिवर ट्रांसप्लांट में हम करते क्या है, हम जिसका भी लिवर उस बॉडी से मैच करते हैं, हम उसका छोटा सा पोर्शन काट के उसकी बॉडी में लगा देते हैं। बेटा वुंड्स तो जब तो जख्म को कहते हैं, क्या हो गया, तो वुंड्स रीजनरेट हो रहे हैं, मतलब स्किन रीजनरेट हो रही है। सो हम क्या करते हैं, लिवर का एक छोटा सा पार्ट काटते हैं और उस बॉडी के अंदर लगा देते हैं जिस बॉडी से वो लिवर मैच हो रहा होता है। अब उस लिवर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सेल्स को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है, और जब वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है तो जाहिर है वो अपने कंप्लीट साइज पे आ जाता है। हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि पूरा का पूरा लिवर निकाल के किसी और की बॉडी में लगा रहे हैं। हम उसका 20% पार्ट काटते हैं और किसी ह्यूमन बॉडी में लगा देते हैं, जिस और ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ह्यूमन बॉडी खुद उसे रीजनरेट कर सके। तो ये सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे रीजनरेशन हो जाती है। सो खैर, अब आ जाइए रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती या वर्टिबल कॉलम नहीं होती। स्पंजेस हैव एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स होल बॉडी बाय सेल डिवीजन। तो स्पंजेस की अगर मैं बात करूं, स्पंजेस सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर 10 किंगडम एंड एमिलिया के अंदर। स्पंजेस जो हैं वो बहुत आसानी से रीजनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा सीलेंट ट्रेट्स हैं। सीलेंट ट्रेट्स के अंदर ये भी आपने पढ़ा होगा, सीलेंट ट्रेट्स के अंदर वो आ जाते हैं आपके पास जेलीफिश वगैरह। तो जेलीफिश भी आपने देखा होगा, जेलीफिश भी बहुत आराम से रीजनरेट कर लेती है। अगर जेलीफिश का आप कोई भी पार्ट कट कर देते हैं तो जेलीफिश अपना पार्ट आराम से उगा लेती है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीजनरेशन बहुत आराम से होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर रीजनरेशन थोड़ी कम होती है। सो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव लिमिटेड रीजनरेशन प्रोसेस टू स्मॉल वुंड, स्कार्स, etc। ठीक है, वुंड्स हम जख्म को कहते हैं, स्कार हम उसे कहते हैं। आपने देखा है जब आपको कोई खरोच लग जाती है या कोई छोटा सा पार्ट इंसर्ट हो जाता है तो ब्लड निकलता है, और ब्लड के बाद आप देखते हैं खून आ जाता है, और खून के बाद वही खून जम जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुरन बनने लग जाता है। तो उस खुरन को फिर आप स्कार कह देते हैं। अब आ जाइए एबनॉर्मल डेवलपमेंट के ऊपर। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है, जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, डेवलप होने का मतलब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ इफेक्ट हो जाए, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। डेफिनेशन देख लीजिए, एनी डेविएशन, एनी डेविएशन का मतलब एनी एरर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है मतलब जब आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर हैं, ठीक है, जब आप एक बेबी की फॉर्म में मदर के साथ अटैच हुए हैं, और अगर आपकी बॉडी के किसी स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है या फंक्शन में मसला आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे हम कहते हैं टेराटोलॉजी। बुक में मुझे नहीं पता है या नहीं, इसे हम टेराटोलॉजी कहते हैं। एजिंग की स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटोलॉजी। और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को आप किसका नाम देते हैं, टेराटोलॉजी। कॉजेज आप मुझे बताएंगे, मैंने पीपीटी के अंदर इंक्लूड नहीं किए। जी जल्दी से बता दीजिए, ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप एक बेबी की फॉर्म में और मदर को कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। जी वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कोई भी मुझे 4 बता दीजिए, बहुत है। बेटा कोई सी भी 4 नाम सोच के बता दीजिए जल्दी से, मुझे क्लास भी एंड करनी है। कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जब आप एम्ब्रियो की फॉर्म में हो तो आपकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। जी कोई भी पॉइंट बता दीजिए। से रिपीट करें,
बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, मदर के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बेबी जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है। जी क्लास, टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इनसफिशिएंट फूड टेक, ठीक है, बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, ठीक है। एनीमिया, अच्छा, और बेटा जर्नल बताओ। ये तो कंडीशन आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, हमें आगे पढ़नी है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, फॉर एग्जाम्पल डीएनए म्यूटेशन हो गई। डीएनए म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो डीएनए है वो चेंज हो रहा है, तो डीएनए म्यूटेशन हो सकता है। अगर हमारी बॉडी का डीएनए परमानेंट चेंज हो जाए, अगर मदर की बॉडी परमानेंटली अपने डीएनए को चेंज कर लेती है, एबनॉर्मल डीएनए बना लेती है, तो फिर बेबी भी ज़ाहिर है एबनॉर्मल डीएनए के साथ पैदा होगा। इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर्स, थर्ड ट्राइमेस्टर खास तौर पे, जो जिसे हम कह लेते हैं कि 7th मंथ टू 9th मंथ की अगर कोई कंडीशन है, 7 से 9 मंथ की, तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। और कोई रेडिएशन आ गई, कोई रेडिएशन आपकी बॉडी पे लग गई, जैसे इसे मैं कह लेता हूँ यूवी रेडिएशन, ठीक है। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, अगर गलती से क्रोमोसोम्स ही सेपरेट नहीं हुए, ठीक है, अगर गलती से क्रोमोसोम्स ही सेपरेट नहीं होते तो कंडीशन वहां चली जाती है 50-50 पे, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसी बॉडी बन जाती है जिसके अंदर मेल कैरेक्टर्स भी होते हैं और फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 के अंदर, सेल साइकिल में, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई हाई मेडिसिन ले रहे हो, हाइपरटेंशन बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस की वजह से ही आ रहा है, इसका मतलब अगर बीबी बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा तो भी डेवलपमेंट खराब होगी। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन यूज़ करें, मैं आपको सिंपल एक केस सुनाता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड। एक प्रेग्नेंट वूमेन थी, उसने जो है वो यूज़ की थी एस्प्रिन। एस्प्रिन हम डिस्प्रिन को कहते हैं, डिस्प्रिन को हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लड थिनर, ठीक है। उन्होंने उसे यूज़ की थी सर में दर्द के लिए, क्योंकि डिस्प्रिन जो है वो पेन पेन के लिए भी यूज़ की जाती है, लेकिन हमें करनी नहीं चाहिए। डिस्प्रिन जो है वो नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, डिस्प्रिन को हम ब्लड थिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने डिस्प्रिन को यूज़ किया एज अ हेडेक, ठीक है। जबकि डिस्प्रिन का एक और इफेक्ट होता है कि डिस्प्रिन जो है वो ब्लड को थिन करती है, तो उस मदर का ब्लड इतना थिन हो गया, इतना थिन हो गया कि वो जो है वो ब्रेन से लीक करने लग गया और उनको फिर ब्रेन हैमरेज हो गया था। और जब उनको ब्रेन हैमरेज हो गया तो वो बेबी भी डेथ हो गई थी और मदर की भी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको एक आसान सा केस बता रहा हूँ, बहुत कॉमन मेडिसिन है डिस्प्रिन, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। या फिर आप लैब में काम करें तो कंटिन्यूसली अगर आप किसी केमिकल को इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बॉडी खराब हो सकती है। अब मैं आपको एक और केस सुनाता हूँ थैलिडोमाइड का। ये केस शायद आज से 40 से 50 साल पुराना है। अफ्रीका के अंदर एक ड्रग थी, थैलिडोमाइड के नाम से आती थी। जब आप एम्ब्रियो के केस में होते हैं तो मदर को एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस में होता क्या है, आपको नोजिया फील हो रहा होता है या वॉमिटिंग फील हो रही होती है। उस नोजिया या वॉमिटिंग फीलिंग को खत्म करने के लिए आप एक मेडिसिन लेते हो जिसे हम कहते हैं एंटी मॉर्निंग सिकनेस। तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन आती थी थैलिडोमाइड के नाम से, ठीक है। अब थैलिडोमाइड ने साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग गया। थैलिडोमाइड ने क्या किया, थैलिडोमाइड ने उस चीज को तो ठीक कर दिया, मदर को जो वोमिटिंग हो रही थी या नौसिया हो रहा था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसने जो बेबी था उस बेबी की ब्लड वेसल्स को बनने से रोक दिया। तो अफ्रीका के अंदर एक टाइम पे जितने भी बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, ना तो उनके हाथ थे ना उनके पाँव थे, ठीक है। तो सारे बेबीज एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हुए थे। तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं यूज़ करते। प्रेगनेंसी के केसेस आप आगे जाके पढ़ेंगे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और एक्स कैटेगरी। तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि ए कैटेगरी में आ जाती हैं, वो सेफ होती हैं, थोड़ी सी एनिमल में टॉक्सिसिटी कर रही होती है। एक्स कैटेगरी को हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, सो वो भी आपके लेवल का नहीं है, जब आप मेडिकल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपके पास एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंने डिस्कस की हैं। पहली कंडीशन है माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब स्मॉल है, सेफेली का मतलब रिलेटेड टू हेड। सो अगर बेबी ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिसका हेड
शॉर्ट साइज है, तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हैं माइक्रोसेफेली। पॉलीडेक्टेली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो है वो 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां आ जाती हैं, 7 उंगलियां आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीडेक्टेली। तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, ये भी किसी हैवी मेडिसिन की वजह से हो रही है। और एक और कंडीशन और है, ये खैर पाकिस्तान में तो नहीं होती, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम अमेरिका साइड पे चले जाएं या यूएस साइड यूके साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे जो वुमेन्स एल्कोहल को ड्रिंक करती हैं, तो वहाँ पे बेबीज के अंदर हमने सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी देखी है इस तरह की, ठीक है, जिसमें हमने सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसेफेली, ये सारी केसेस हमने देखे। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट है, जहां भी आप डेक्स्ट्रो का वर्ड सुनेंगे तो डेक्स्ट्रो का मतलब राइट है, कार्डिया का मतलब रिलेटेड टू हार्ट। अगर आपका हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे प्लेस होने के बजाय राइट साइड पे प्लेस हो जाता है तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया की जो रेशियो है वो तकरीबन 1% है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 99 बेबीज का जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा, लेकिन एक बेबी का हार्ट आपको राइट साइड पे मिलेगा। सो रेशियो 9:1 है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया आप जहां भी पढ़ेंगे तो एनीमिया का मतलब होता है रिडक्शन इन आरबीसीज। अगर आपके पास ब्लड की कमी है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। सिकल हम ग्रांथि को कहते हैं जिससे हम फसलें काटते हैं। तो अगर आपका आरबीसी का शेप, रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव होता है, ठीक है, उससे वो सिकल शेप हो जाता है। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये देखिए, अगर आपने बटर स्कॉच देखी है तो बिल्कुल रेड ब्लड सेल, यार अभी डायग्राम बन नहीं रही है, एक मिनट, इसको ऐसे बना देते हैं। कुछ इस तरह का होता है, ये रेड ब्लड सेल आपके पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इससे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास? टेक्स्ट भी आया है सर, हार्ट राइट पे होने से कोई डिजीज तो नहीं होती? नहीं, कोई डिजीज नहीं होती असल में, वो सिर्फ हल्का सा झलका हुआ होता है, तो इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है। हाँ, अगर हार्ट के अंदर कोई होल हो गया या कोई पंचर वगैरह हो गया तो वो ज्यादा नुकसानदेह। अच्छा देखिए, सिकल में क्या होता है, सिकल में शेप कुछ इस तरह का हो जाता है, कुछ लाइक दिस, इस तरह का, जैसे आपने आधा चांद देखा है ना, ये कुछ इस तरह का शेप हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और जब आपका जो बाइकॉनकेव शेप की जगह ये सिकल सेल शेप हो जाता है तो फिर ये इजीली मूव नहीं करता और आपकी ब्लड वेसल के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है, और चिपकने के बाद एक टाइम पे ये रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है कंटिन्यूसली। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। ये डिजीज हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अभी सिर्फ नाम लिखे हुए तो हम नाम की हद तक डिस्कस करें। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आप फिजिकली और मेंटली रिटार्ड हो जाते हो, इसमें क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा भी हो जाता है और क्रोमोसोम्स कम भी हो जाता है। टोटल आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 46। आपने पढ़ा होगा कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 होते हैं। अगर ये नंबर एक्सीड कर जाता है, 47 हो जाते हैं या 45 हो जाते हैं, कम कर दें, तो फिर ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम की कहलाती है। इसे हम कहते हैं फिजिकल या फिर मेंटल रिटार्डेशन। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्कस भी करूंगा कि क्रोमोसोम का नंबर क्यों बढ़ रहा है या क्रोमोसोम का नंबर क्यों कम हो रहा है। फिर लास्ट केस आपके पास थैलेसीमिया का है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आप के पास सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो लॉस हो जाती हैं, और आपका ब्लड बनता तो है लेकिन आपका ब्लड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ब्लड बन रहा है, ब्लड ब्रेक हो रहा है, ब्लड बन रहा है, ब्लड ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब आपकी बॉडी जिस ब्लड को सिंथेसाइज कर रही है वो ब्लड आपकी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो आपके पास, उनकी यहाँ पे लैकिंग हो जाती है। जब वो प्रोटीन ही नहीं है तो वो प्रोटीन आपके ब्लड को सेव नहीं कर पाती, और आपका ब्लड जब सेव नहीं होता तो आपका ब्लड जो है वो डिकम्पोज होने लग जाता है। इसे हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया या फिर थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का टॉपिक नहीं है, वरना थैलेसीमिया का टॉपिक होता तो थैलेसीमिया पे तो बहुत एक वास्ट इन्फॉर्मेशन है जिसे हम डिस्कस कर चुके थे, कर सकते थे। उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, या ट्रीटमेंट क्या होगा, या डायग्नोसिस क्या होगी, तो फिर बहुत अलग केस था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसे नाम आया था तो मैंने इसको नाम के तौर पे डिस्कस किया है कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। बस यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया एंड।